वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृतला और आज का हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम एड्स कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एड्स जो है वो आपका HIV इन्फेक्शन का लेट स्टेज होता है, यानी कि HIV इन्फेक्शन जो है, जब आपको HIV के थ्रू कोई भी पर्सन इन्फेक्ट होता है और उसको अर्ली डिटेक्शन हो तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। लेकिन यही इन्फेक्शन आपका जब आगे प्रोसीड करता है, जिसमें कि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, तो पर्सन को एड्स हो जाता है। ठीक है, और ये जो HIV वायरस है वो पूरी तरीके से बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। अगर हम एड्स को देखते हैं, एड्स के फुल फॉर्म को देखते हैं, तो बेसिकली एक्वायर्ड यानी कि इसके साथ पर्सन बर्न नहीं हुआ होता और ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। इम्यून इन सेंस बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है उसे हम इम्यून कहते हैं। तो ये जो वायरस है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो आपके इस जर्म्स या वायरस से फाइट नहीं कर पाते हैं और अदर बैक्टीरिया और वायरस से भी फाइट नहीं कर पाते हैं। डेफिशिएंसी यानी कि बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो इसमें जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो टोटली डिस्टर्ब्ड हो जाती है और वो आपको जो भी एंटर कर रहे होते हैं पैथोजेंस या वायरसेस बैक्टीरिया, उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको किल नहीं कर पाती है या फिर इनहिबिट नहीं कर पाती है। सिंड्रोम आप कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ साइन और सिम्टम्स, मतलब जो भी पर्सन एड्स से सफर कर रहा है उसमें आपको बहुत तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे और वो अलग अलग डिसीज के भी सिम्टम्स हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम चूंकि इनकैपेबल हो जाती है तो वो फाइट करना मुश्किल हो जाता है इम्यून सिस्टम के लिए। एड्स सबसे पहले रिकॉग्नाइज की गई थी यूनाइटेड स्टेट में 1981 में। उसके बाद ये जो पेंडेमिक प्रोपोर्शंस जो थी वो लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलने लगी। अगर आज की बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है और अफ्रीका है, ये अलोन आपको 50% पॉजिटिव केसेस आपको शो करते हैं ग्राफ में। अब बात करेंगे कि किसकी वजह से होता है, तो ये आपको एड्स जो है वो RNA रेट्रोवायरस, जिसको कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, यानी कि HIV कहते हैं, उसकी वजह से होता है। HIV के आपके दो फॉर्म्स हैं, एक है HIV-1 और सेकेंड है HIV-2। HIV-1 जो है वो आपको एड्स के कॉजेटिव एजेंट होता है US और सेंट्रल अफ्रीका में। HIV-2 मेनली आपको वेस्ट अफ्रीका या जो पार्ट्स इंडिया के हैं वहां पे आपको एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या HIV इन्फेक्शन के लिए। तो ये जो HIV-1 विरियन होता है या वायरस पार्टिकल होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में और 100 to 140 नैनोमीटर होता है साइज में। इसमें कोर होता है, जिसमें कि कोर प्रोटीन्स होते हैं P24 और P18। ठीक है, और 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जीनोमिक RNA के, यहाँ पे देखिए, और एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है। कोर जो है वो आपको डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, लिपिड मेम्ब्रेन से, जो कि डिराइव होते हैं आउटर मेम्ब्रेन से इन्फेक्टेड होस्ट सेल के। ठीक है, जब वायरस बॉडी के अंदर बर्डिंग कर रहा होता है तो जो मेम्ब्रेन होती है उसमें आपको 2 इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन, देखिए यहाँ पे देखिए GP41 और GP120 प्रेजेंट होता है और इसमें 3 इंपॉर्टेंट जीन कोड्स आपको प्रेजेंट होते हैं अदर जीन्स के कंपैरेटिव, जो कि आपको वेरियन के रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स है आपको गैग ग्रुप एंटीजन फॉर कोर प्रोटीन, पॉल पॉलीमरेज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ENV इन्वेलप फॉर इन्वेलप प्रोटीन। और ये जीन्स और वायरल कंपोनेंट्स जो है वो आपको मार्कर की तरह, जब लैबोरेटरी डायग्नोसिस होता है HIV वायरस का तो वहाँ पे वो मार्कर का करते हैं, मतलब ये अगर आपका प्रेजेंट है तो आपको पर्सन जो है उसको HIV इन्फेक्शन है। अब देखते हैं कि कैसे ये HIV जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली ये 3 रूट से करता है। सेक्शुअल ट्रांसमिशन जो कि मेन मोड ऑफ स्प्रेड है और अबाउट 75% केसेस जो होते हैं HIV वायरस के वो आपके इसी वजह से होते हैं। सेकेंड है ट्रांसमिशन वाया ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, तो 25% केसेस जो HIV वायरस के हैं वो आपके ट्रांसमिशन वाया ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से हैं। और इसमें 3 ग्रुप्स ऑफ हाई रिस्क पॉपुलेशन है। इसमें इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, यानी कि जो पर्सन जो है वो निडल्स के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, उनमें चांसेस होते हैं क्योंकि वो शेयरिंग करते हैं निडल या सिरिंज की, और खास करके ये US में बहुत कॉमन है। पॉपुलेशन जो
होती है वो हीमियोफिलिया की होती है, जो कि आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो मल्टीपल डोनर्स से रिसीव करते हैं। और थर्ड है जो एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड किसी पर्सन को दिया जाता है, जो डोनर्स होते हैं वो एचआईवी होते हैं, और उनका अगर सेकेंड पर्सन को दिया जाए तो वहाँ पे एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। थर्ड है आपका पैरिटल ट्रांसमिशन। एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो आपको इन्फेक्टेड मदर से न्यूबॉर्न में हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, या तो फिर इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में जब कंटामिनेशन जो है वो मदर ब्लड से इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड या में जाता है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। फोर्थ है ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन। ये आपको स्मॉल नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स में होते हैं या लेबोरेटरी वर्कर्स में होते हैं, या फिर जो कि इन सारी चीज़ों को इन्फेक्शन मतलब डायग्नोसिस पर्पज से यूज़ किए हुए चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें होता है, लेकिन इसके चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है आपका अदर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। तो ब्लड के अलावा एचआईवी जो है वो आपको बॉडी फ्लूइड जैसे कि सैलिवा, टीयर्स, स्वेट, यूरिन, सीमेन, वेजाइनल सिक्रीशन, सर्विकल सिक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल, प्लूरल, पेरिटोनियल या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। पर यहाँ पे कोई डिफिनिट एविडेंस नहीं दिया गया है कि ये आपको कॉज होते हैं, ये फ्लूइड्स आपको ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे कि एचआईवी का पूरा पैथोजेनेसिस क्या है। जो CD4+ सेल्स होते हैं यानी हेल्पर सेल्स होते हैं वो पर्सन के अंदर डिप्लीट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो अब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले जो CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स होते हैं उनमें सेलेक्टिव ट्रोपोसम यानी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। तो जो आपका एचआईवी होता है उसका GP120 इन्वेलप ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उसमें बहुत सेलेक्टिव बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। CD4 मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं आपको CD4+ T यानी हेल्पर सेल से उससे बाइंड करने के लिए। तो जैसे ही एचआईवी जो है यानी ये वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है किसी भी रूट्स के थ्रू, तो वो आपको टारगेट करता है इस हेल्पर सेल को बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो GP120 होता है विरियन का, वो आपको इस रिसेप्टर से बाइंड करता है और एक कीमोकाइन जो कोर रिसेप्टर्स होते हैं उससे बाइंड करता है, जिसकी वजह से होस्ट सेल के साथ विरियन का फ्यूजन हो जाता है। यानी कि ये सपोज करिए आपका बॉडी के अंदर प्रेजेंट CD4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके रिसेप्टर्स पे ये आपके बाइंडिंग साइट है। तो जो एचआईवी जब एंटर करता है तो वो उसका इन्वेलप जो है वो जाके इससे बाइंड अप कर जाता है, ठीक है। तो बाइंड करता है तो यहाँ पे आपका होस्ट और विरियन का जो है वो इंटरनलाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो फ्यूज हो जाता है। उसके बाद आपका होता है वायरल डीएनए का अनकोडिंग। तो जैसे ही टी सेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि ये जो वायरस है वो अंदर एंटर करता है आप होस्ट सेल के अंदर यानी कि CD4 हेल्पर सेल्स के अंदर, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है आरएनए फॉर्म का, वो आपको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करके डीएनए पॉलीमरेज जो है वो फिर आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करता है, और जो ओरिजिनल आपका आरएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये वायरल डीएनए आपको अलग म्यूटेशन करके अलग अलग अपने फॉर्म्स बनाता है, जिसकी वजह से जो एंटीवायरल थेरेपी दी जा रही होती है उसके लिए वो उसको बॉडी को रेजिस्टेंट बना देता है, मतलब वो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। उसके बाद होता है अब होता है वायरल इंट्रीगेशन। तो जो वायरल डीएनए होता है जो कि फॉर्म हुआ होता है वो पहले तो अनइंट्रीगेटेड रहता है अफेक्टेड सेल में। उसके बाद वो क्या करता है कि आपको जो होस्ट सेल का टी सेल का न्यूक्लियस होता है वहां पे इंसर्ट होता है और वहां पे फिर इंट्रीगेशन करता है आपको होस्ट सेल के डीएनए के साथ, और इस स्टेज पे जो वायरस पार्टिकल होता है उसको HIV प्रो वायरस कहते हैं। उसके बाद होता है वायरल रेप्लिकेशन। तो होस्ट सेल का डीएनए आपको फिर ट्रांसक्रिप्ट करता है वायरल आरएनए के लिए टैग जीन के प्रेजेंस में। उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है वायरस पार्टिकल का वो फर्दर आपको टी हेल्पर सेल के थ्रू जो साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से ये और ज्यादा होने लगता है। और फाइनली क्या होता है कि होस्ट सेल टी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पे आरएनए वायरल पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाते हैं और वहां से आपको उनको जो है प्रोटीन कोटिंग मिल जाती है। उसके बाद जो रिलीज साइटोकाइनिन्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन के स्प्रेड के लिए कुछ बॉडी के जो अदर साइट्स होते हैं और खास करके आपको CNS में। और जो मेन साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है TNF अल्फा।
उसके बाद है लैटेंट पीरियड और इम्यून अटैक। तो ये इन्फेक्टेड टी सेल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, तब तक इन्फेक्शन जो है वो लैटेंट फेज में बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करता है CD4 और CD8 टी सेल्स, मैक्रोफेजेस या फिर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के थ्रू, ताकि ये वायरस को किल कर सके। और ये जो पीरियड होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है और वायरस सून जो है वो आपको इम्यून सिस्टम के आगे प्रोसीड कर जाता है। मतलब वो इम्यून सिस्टम जो है वो आपको अब उनको अफेक्ट नहीं कर पाती है, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं। उसकी बात है CD4 टी सेल डिस्ट्रक्शन। तो ये जो वायरस पार्टिकल अब चूंकि इम्यून सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं तो वो फिर रेप्लिकेट होते हैं CD4 टी सेल्स में और मतलब बडिंग उनका स्टार्ट हो जाता है होस्ट सेल के सेल वॉल में। और ये पार्टिकल्स जो है फिर वो इन्फेक्टेड होस्ट सेल को डिटैच कर देते हैं और उनके सेल मेम्ब्रेन को जो है वो आपको होस्ट सेल के उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली जो CD4 टी सेल्स होता है वो टॉसिस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वायरल डिसेमिनेशन होता है, यानी कि ये जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होस्ट सेल से रिलीज होते हैं और फिर इन्फेक्ट करते हैं और भी ज़्यादा CD4 यानी हेल्पर सेल्स को, और फिर आपको विरेमिया प्रोड्यूस करते हैं और फिर पूरे सर्कुलेशन में ये स्प्रेड होते जाते हैं और वायरस जो है वो आपको फिर एंट्री कर जाते हैं लिम्फॉइड टिश्यू में यानी लिम्फ नोड्स, स्प्लिन्स में, जहाँ पे वो फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे लिम्फॉइड टिश्यू में उनका डोमिनेंट साइट होता है वायरस रिजर्वियर का सर्कुलेशन के कंपैरेटिव, और इस तरह से इन्फेक्शन जो है वो टोटल बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया पैथोजेनेसिस, अब देखते हैं कि क्या पैथोलॉजिकल लेसन्स होते हैं या फिर क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। तो HIV जो है या एड्स जो है वो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। जो लेसन्स और क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो आपको 4 मैकेनिज्म के थ्रू डेवलप होते हैं। ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन डायरेक्टली, यानी कि वायरस के डायरेक्ट इन्फेक्शन की वजह से, और इसमें आपका इम्यून सिस्टम, CNS और लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। या फिर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मतलब गलती से किसी तरह से हो गया है, तो ये आपको बेसिकली जब पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो क्या करता है कि वायरस को अटैक करने के लिए मतलब एक टारगेट दे देता है, तो इजीली वो पर्सन सफ़र करता है। या तो सेकेंडरी ट्यूमर्स की वजह से, जो HIV या एड्स के एंड स्टेज होते हैं जहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं, या फिर ड्रग ट्रीटमेंट की वजह से कभी कभी जो ड्रग्स जो होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के सिम्टम्स है वो है सबसे पहला होता है वेस्टिंग सिंड्रोम, जिसमें कि बॉडी का वेट जो है वो अचानक से घटने लगता है मैलन्यूट्रिशन की वजह से, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट की वजह से, या फिर मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन ना हो रहा हो, या फिर जो HIV की वजह से जो इम्यून सिस्टम वीक होता है तो मल्टीपल इन्फेक्शन या डिसीज जो है वो बॉडी के अंदर डेवलप होने लगते हैं, तो उनके इल इफेक्ट्स की वजह से। सेकेंड है आपका परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और लिम्फॉइड सेल्स जो होते हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं। GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, तो आपको ब्लडी या फिर वाटरी डायरिया पर्सन सफर करता है। ऑइसोफेगियल कैंडियासिस होती है, मतलब कि जो एसोफेगस है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। एनोरेक्सिया की होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग, मिकोसल अल्सर्स, एब्डोमिनल पेन वगैरह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पल्मोनरी लेशंस में निमोनिया हो जाता है, लंग एब्सेसिस हो जाते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस लेशंस या मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे कि आप स्किन के ऊपर जो है वो आपको रेड रैसेस डेवलप हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सिक्स्थ है आपका हेमाटोलॉजिक लेशंस या फिर मैनिफेस्टेशंस में पर्सन को जो है वो ब्लड रिलेटेड डिसीज होती है, जैसे अनेमिया, लीकोपीनिया, मायोपैथी एक्सेट्रा पर्सन्स में डेवलप होने लगते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। इस लेशंस या मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मेनिंजाइटिस, डिमाइलिनेटिंग लेशंस जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, या लिम्फोमा होता है ब्रेन का, या डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स इस तरह का डेवलप होने लगता है। गायनेकोलॉजिक लेशंस की बात करें तो सर्विकल डिस्प्लासिया होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हो जाती हैं। रीनल लेशंस की बात करें तो जो HIV एसोसिएटेड नेप्रोपैथी होती है उसमें जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, ठीक।
10th है हेपाटो यानी कि लिवर रिलेटेड लेसन्स डेवलप होते हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस बी या सी लेसन्स होते हैं जिसमें स्टिएटोसिस ग्रैनुलोमेटस हेपेटाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर लेसन्स यानी कि हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स की बात करें तो आपको कार्डियोमायोपैथी या फिर पेरिकार्डियल एफ्यूजन होता है। ऑप्थेल्मिक लेसन्स डेवलप होते हैं, मतलब आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। म्यूकोस्केलेटन लेसन्स डेवलप होते हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस एक्सेट्रा। फोर्थ है आपको एंडोक्राइन लेसन, तो लिपोडिस्ट्रॉफी होती है यानी कि लिपिड का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है जिससे कि बुफेलो हम्प का डेवलपमेंट हो जाता है पर्सन में। बात करेंगे डायग्नोसिस कैसे होता है एचआईवी या एड्स का। तो सबसे पहले तो एचआईवी इन्फेक्शन के टेस्ट को स्टैब्लिश करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं जैसे एलिसा या वेस्टर्न ब्लॉट। डायरेक्ट डिटेक्शन किया जाता है एचआईवी का जिसमें P24 एंटीजन कैप्चर ऐसे होता है, एचआईवी आरएनए ऐसे, डीएनए पीसीआर, कल्चर ऑफ एचआईवी, ये सब किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए एचआईवी इन्फेक्शन को। अब है इम्यूनिटी के डिफेक्ट को टेस्ट करने के लिए CD4+ टी सेल यानी हेल्पर सेल्स का जो काउंट होता है वो गिरने लगता है। CD8+ सेल काउंट जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। जो CD4+ टी सेल और CD8+ टी सेल काउंट का रेशियो होता है वो उल्टा हो जाता है, मतलब कि जो रेशियो है उसके जस्ट अगर 2/3 है तो 3/2 इस तरह से हो जाता है। लिम्फोमिया के थ्रू, हाइपर गैमा ग्लोबुलिनेमिया और प्लेटलेट काउंट के थ्रू आपको इम्यूनिटी के डिफेक्ट को टेस्ट किया जाता है।